Hello everyone, myself Shelly Kalwani and right now I'm pursuing my CA final articleship from JC Shah and Company. I am very grateful to my principal for providing me such an opportunity where we can accumulate our conceptual knowledge that we have got in our intermediate and the practical life knowledge that we are having in our articleship period. So let's recall our day when we are sitting for our examination, one day before our examination. What is the first thought that came into our mind? The first thought is कि इतनी बड़ी module है, how we are going to complete this whole module. Second thought हमारे दिमाग में आएगा कि what are the major chapters that we need to cover for scoring the good marks in our examination. So one of them is the PGBP, that is Profit and Gains under Business and Profession. This is the most important chapter for the practical life purpose and also for the academics purpose. अच्छा क्यों है ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर? बिकॉज एक माइंडसेट रहता है कि बिजनेस पर्सन जो होता है वो एक्सपेंसेस करके टैक्स लायबिलिटी पे करता है, बट जो सैलरीड पर्सन होता है वो टैक्स लायबिलिटी पे करके एक्सपेंसेस करता है. सो देयर आर द बेनिफिट्स अंडर दिस पीजीबीपी सेक्शन जहाँ पे हम अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं विद एक्यूरेसी. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपीटी जिसमें वी आर गोइंग टू कवर अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36. फर्स्ट डिडक्शन टॉक अबाउट section 36 subsection 1 clause 1 that talks about insurance premium in respect of the stock that is laying down in our godown. वो स्टॉक जो गोडाउन में है फॉर द सेल पर्पस, फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस, उसके लिए जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलता है. अच्छा, उसके एक्यूमुलेट अमाउंट का नहीं मिलता है. जैसे अगर 20 lakhs का आपका टोटल इंश्योरेंस है एंड यू आर पेइंग द प्रीमियम एनुअली फॉर 15,000, तो आपको सिर्फ उसी 15,000 का डिडक्शन मिलेगा. Second section, that is section 36 subsection 1 clause IA, that is insurance premium paid by a federal cooperative society. How it goes is कि primary milk cooperative society होती है जो farmers dairies, they are nourishing the cattle और वो कैटल्स से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो लोग फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को सप्लाई करते हैं. जो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी हम जैसे कंज्यूमर्स तक वो मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई करती है. तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो उन कैटल्स के लिए इंश्योरेंस, उनके रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेती है बाय द इंश्योरेंस कंपनी. अच्छा, अगर आज के डेटा के हिसाब से मैं जाऊं तो जो कैटल्स है उनका डेथ एज पर द मार्च 2023 1,50,000 कैटल्स हैव बीन डाइड इन द पर्टिकुलर पीरियड. सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनका इंश्योरेंस लेके रखना. बट जनरली फार्मर्स के पास इतना नहीं होता है कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सके, इसीलिए फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनके बिहाफ पे कैटल्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ताकि आगे जाके अगर कोई भी डेथ हो जाए या तो कुछ भी नुकसान होता है तो फार्मर्स वोंट सफर ड्यू टू दैट. थर्ड सेक्शन, दैट इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज IB, that is health insurance premium taken by the employer for his employee. कि health insurance premium अदर देन उनका जो मोड होना चाहिए वो अदर देन एज अ कैश होना चाहिए एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी टेकन बाय द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और द स्कीम्स दैट इज बीन मेंशन्ड इन द IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. The second section is bonus and commission to employees, that is covered under section 36 subsection 1 clause 2. अच्छा, bonus and commission you need to give और उनकी जो आइडेंटिटी है बोनस एंड कमीशन की वो एज अ प्रॉफिट नहीं डिस्क्राइब होनी चाहिए. अच्छा, इसका मेजर रीजन क्या हो सकता है कि हम इसे एज अ प्रॉफिट नहीं आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम दिखाने के लिए उसे ऐसा बोल सकते हैं कि एम्प्लॉइज को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई. तो इसीलिए
ये प्रोविजन लाया गया। इनकम टैक्स में कोई भी सेक्शन लाने का एक मतलब होता है और इसका यही था कि प्राइवेट कंपनीज अपना टैक्स लायबिलिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाए विदाउट एनी दिस कंडीशंस कि प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कराए। Then second section, that is section 36 subsection 1 clause 3, that is interest on a borrowed capital। अच्छा, हमने लोन बोरो करी है for the purpose of our business, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे एनुअली उसका डिडक्शन हमें मिलेगा, बट subject to section 43B। Now what does the 43B talks about कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं before the due date of filing your ITR तो फिर आपको उस चीज का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अभी अगर हम इसे असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम कैपिटल असेट परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन बोरो करते हैं तो उसका इंटरेस्ट हम कब से इंटरेस्ट हम पीएनएल में डालना चालू करेंगे, जब से वो असेट पुट टू यूज में आ जाए। तो ऑब्वियसली हम उस इंटरेस्ट का डिडक्शन भी तभी से ही लेना चालू कर देंगे। ठीक है, इसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहूंगी, अगर कनेक्ट कर सके तो डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक कंसेप्ट, जहां पे हम राइट टू यूज मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि मैनेजमेंट के इंटेंशन के हिसाब से वो असेट अब इतना प्रोडक्शन कैपेबल है कि वो प्रोडक्शन कर सकती है, तो तब से हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अदर इज कि आप अगर प्रोविजन बना के रखते हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। इंटरेस्ट में भी सेम है कि आपको अपना पे कर देना होता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, देन टू यू आर गेटिंग द डिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ अगर लोन की बात है तो अगर लोन प्रोवाइडिंग और गेटिंग इज द बिजनेस ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक, सो बैंक को उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाता है। Then moving forward, that is section 36 subsection 1 clause 4, that is employer's contribution to the recognized provident fund और superannuation fund। अच्छा, superannuation fund मतलब क्या होता है कि that has been given at the time of the retirement of the employee, but retirement के time देते हैं but decided is during the service period of that particular employee। superannuation fund में भी दो टाइप के होते हैं, that is defined benefit plan and defined contribution plan। wherein defined benefit plan कंपनी का obligation fixed होता है कि they need to pay a particular sum to the employee when he is being retired from the company, और इसमें एक्चुअल रिस्क जो होता है वो कंपनी के ऊपर आ जाता है। एक्चुअल रिस्क से मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जो आपके एजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे आप वो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपको देनी है, तो वो एजम्पशंस आपके एजम्पशन जो आप कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, उससे अगर रियलिटी में आगे जाके कम निकल के आती है तो उसका एम्प्लॉय के ऊपर कोई आना नहीं चाहिए इफेक्ट। एम्प्लॉयर नीड्स टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट टू द एम्प्लॉय जो डिसाइडेड था। फिर इन्फ्लेशन या उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट आता है तो वो कंसिडर नहीं होता है। सेकेंड, दैट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जहाँ पे एम्प्लॉयर का इतना एक्यूरेट रिस्क नहीं होता है। अच्छा, मैं इसको अगर एग्जांपल की तरीके से समझाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि अमाउंट वाज फिक्स्ड एज अ नंबर ऑफ इयर्स एम्प्लॉय हैज इन इट्स service period, number of years he is working in its office into the salary that was prior to the retirement। तो वो बेनिफिट पहले से फिक्स किया होगा, इतनी अमाउंट देंगे तो उनको कंपल्सरी देनी पड़ेगी। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग 12% टू अ स्टेट फंड। तो अब ये स्टेट फंड के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि वो जो है वो अमाउंट एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे करे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 है,
जो कि बोलता है एनिमल राइट ऑफ के बारे में। अच्छा, अगर हम कोई एनिमल राइट ऑफ मतलब क्या समझ सकते हैं इससे कि एनिमल्स यूज किए जाते हैं इन अ ट्रांसपोर्टेशन और सर्कस के बिजनेस में जनरली एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब हम उसे परचेज करते हैं तब उसकी रिकॉर्ड तभी कर सकते हैं अगर वो एज अ बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं, बट उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। So what you need to do is कि जब आप उसे परमानेंटली यूजलेस हो जाता है वो पर्टिकुलर एनिमल और उसका अगर डेथ हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस द स्क्रैप वैल्यू इन विच वी हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर एनिमल। सो अगर आपका 1 लाख का परचेज प्राइस था माइनस 20,000 की स्क्रैप वैल्यू है तो आपको 80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 14A क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ATCCD दैट इज the amount is available as a deduction to a employer। amount का calculation कैसा होता है कि 10% of the salary of the employee or the actual contribution has been made। इससे ये सवाल तो आता ही होगा कि employee के लिए किस तरह से calculate करेंगे, तो उसके लिए है ATCCD 1 अंडर द डिडक्शन वाला चैप्टर दैट इज मैक्सिमम रुपीज 50,000 तक का। और सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि बैलेंस अगर बच भी जाता है तो वो प्लस सेक्शन 80C के अंडर जो डिडक्शन है प्लस 80CCC के अंदर जो डिडक्शन है वो इक्वल्स टू होना चाहिए टोटल 1,50,000। नाउ मूविंग forward towards the next section that is section 36 subsection 1 clause 5A जो employers contribution towards the staff welfare schemes। अच्छा, staff welfare schemes जैसे कि सुपर एन्युएशन फंड हो गया या तो एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस फंड हो गया या प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके लिए एम्प्लॉई की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है तो वो पहले तो कंसिडर होता है एज अ इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। अगर वो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR में वो फंड में वो डिपॉजिट नहीं कर देता है, अगर वो कर देता है तो उसे फिर डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। Moving forward towards the next section that is section 36 subsection 1 clause 9 that is expenses on promoting the family planning of employees। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के लिए या तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने अगर कंपनी, अच्छा पहले तो ये एक पर्टिकुलर अगर पर्सन स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कंपनी तो ही उसको डिडक्शन अलाउेबल होता है, बाकी अगर प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म है तो उनको ये एक्सपेंसेस और फैमिली प्लानिंग का कंट्रीब्यूशन नहीं अलाउ होता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर से आई मीन कि अगर हमने प्रोजेक्टर परचेज करा एंड फॉर दैट फैमिली प्लानिंग का पूरा स्कीम समझाने के लिए हमने वो प्रोजेक्टर परचेज करा है तो उसका हम एक साथ राइट ऑफ एक साल में नहीं कर सकते। वी नीड टू अलोकेट दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड क्या दिया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, दैट इज 5 इयर्स तक आप उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 5 इयर्स तक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे प्रॉफिट कम पड़ जाता है आपको अपना एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, देन आप उसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है ऑन द नंबर ऑफ इयर्स जब तक वो सेट ऑफ ना हो जाए टोटली। तो आप फैमिली प्लानिंग को भी इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर देना या तो उनके चाइल्ड्स के लिए कुछ मेडिकल किट्स प्रोवाइड करना, लीव प्रोवाइड करना, पेड लीव्स फॉर देयर चाइल्ड, जब मैटरनिटी लीव एंड ऑल दिस वो सब प्रोवाइड करना, तो इस तरह का डिडक्शन रेवेन्यू के अंदर कवर होता है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 1
clause 15 and 16 that is security transaction tax and commodity transaction tax का डिडक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक इन ट्रेड जो रखते हैं पर्सन, मतलब कि अगर मैं प्रोप्राइटरी हूँ, अगर जैसे मैं प्रोप्राइटरी हूँ और मेरा बिजनेस है कि शेयर्स को लेना परचेस करना, तभी वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन मुझे मिल सकता है। एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मोतीलाल ओसवाल, देन एंजल्स ब्रोकिंग, HDFC का जो होता है शेयर्स का, देन अगर इसमें इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर्स भी CSTT कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, बट उनको वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर होता है कैपिटल गेन में, और कैपिटल गेन में उन्हें इसके रिगार्डिंग कोई और डिडक्शन मिलता नहीं है। सो ये सिर्फ उनके लिए ही है जिसका ये पर्टिकुलर बिजनेस है, ये एज अ स्टॉक इन ट्रेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड्स जिनके रहते हैं, ठीक है। So now moving towards the next section, that is section 36 subsection 1 clause 15V that is for the cooperative society having a expenditure on a purchase of a sugar cane। शुगर कैन के परचेस के लिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर कैन के परचेस के लिए अगर पे करते हैं टू द फार्मर्स से परचेस करने में जो प्राइस वो पे करते हैं दैट शुड बी मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइडेड है, और वो पे करना whichever is low उसका डिडक्शन उन्हें मिल जाता है। Okay, so now further sections would be covered in our next part. And thank you for listening this